ओम शांति। आज हमारे साथ हैं बीके यूथ विंग के मेंबर बीके हितेश भाई। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है और पिछले 9 सालों से समर्पित होकर ब्रह्मा कुमारीज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए आज इनसे बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी और ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए ज्ञान अनुभव के बारे में। हितेश भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। हितेश भाई जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपका इस ज्ञान में कैसे आना हुआ। बहुत ही सुंदर जर्नी है। वैसे तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं दिल्ली में जॉब करता था। 6 साल मैंने जॉब किया और जैसे सभी इस एज के यूथ होते हैं, मैं भी बहुत एम्बिशियस था, बहुत करियर ओरिएंटेड था। मुझे करियर बनाना था और खूब सारे पैसे कमाने थे और बहुत सक्सेसफुल इंसान होना था, जो आज भी हूँ। लेकिन उस समय वो बहुत अच्छा लगता था, कॉर्पोरेट जॉब, काम करना, देश विदेश घूमना। खुश था, लेकिन कहीं न कहीं कुछ साल जैसे बीतते गए तो वो जो एक इनोसेंस होती है, या मैं कहूँ मैं वो जो शांति, खुशी जो मैं बचपन से था, जब मैं यूथ था तब भी बहुत खुश रहता था, वो कहीं न कहीं कम होने लग गई थी। और मैं शायद वो एक्सपीरियंस कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। पोज़ेशंस बढ़ी हैं, पैसे बढ़े हैं, अकाउंट में पैसे आए हैं, लग्ज़रीज़ बढ़ी हैं, कम्फ़र्ट बढ़े हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ मिसिंग लगता था। ऐसे लगता था कि मतलब यही है क्या लाइफ? जॉब जाना है, पैसे कमाने हैं, दैट्स इट। तो वो कहीं न कहीं क्वेश्चंस कुछ खाता था मुझे। ऐसा लगता था कि शायद लाइफ का मीनिंग इससे कहीं और ऊपर भी है, कुछ डीप है मीनिंग। और हमेशा से ये रहता था कि कुछ और करना है, कुछ लोगों की हेल्प करनी है, जो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए नहीं कर पा जॉब रहा, करते हुए पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल ही नहीं था। तो वो एक एम्प्टीनेस फील होने लग गई थी मुझे, और वो धीरे-धीरे बढ़ने लग गई थी। हम्म। बस उसी को एक्सप्लोर करते-करते मेडिटेशन शुरू किया, और जब मेडिटेशन शुरू किया तो विदिन 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा चेंज आया, बहुत ही रिमार्केबल। तो फिर धीरे-धीरे यही हुआ कि आई थिंक दिस इज़ माय डेस्टिनी। ये ऐसा फील होने लगे कि ये मेरी कॉलिंग है, कि मुझे लोगों को अवेयर करना है कि मेडिटेशन कैसे आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, डिसीजन मेकिंग पावर और ओवरऑल पूरी लाइफ को कितना सिंपल और इजी बना बना देता देता है। है। राइट राइट। सो बस ऐसे ही आगे मैं इस यात्रा में बढ़ता गया। तो भाई जी, जैसे आप एक अच्छे पढ़े लिखे मैकेनिकल इंजीनियर जॉब कर रहे थे, 6 साल आपने जॉब भी किया जैसा आप बता रहे हैं, तो इतना सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद आपकी फैमिली ने कभी अपोज नहीं किया कि आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बढ़ रहे हैं? आप एक कहते हैं ना, आध्यात्म से जुड़ता है जब कोई बच्चा तो माँ बाप घबरा जाता है कि अरे ये तो वैराग्य हो जाएगा, घर हुँ। छोड़ देगा, हमें छोड़ देगा। वैसा कभी आपकी फैमिली ने अपोज नहीं किया? ऑफ कोर्स पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब वो अपने सर्कल में होते हैं तो उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था जब ये कहना कि मेरा लड़का एक इंजीनियर है, एक जापानीज़ कंपनी में जॉब करता है और इधर-उधर घूम रहा है। लेकिन जब मैंने ये जर्नी शुरू की, ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस था और इतना ईज़ी नहीं था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को यही कहा कि आप क्या चाहते हो? मैं खुश रहूँ ना? तो उन्होंने कहा हम यही चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो यही चाहते हैं। मैंने कहा मैं ये करते हुए ना खुश हूँ। शायद उनको मेरी आँखों में वो क्लैरिटी दिखी कि हाँ, शायद ये ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। उसने शायद पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने परमिशन दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सप्लोर करो आप। और जो आपने कहा कि पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि बच्चा दूर हो जाएगा अगर आध्यात्मिकता में हुआ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता में आने के बाद पेरेंट्स की ओर क्लोज़ आ जाते हो। हर इंसान की ओर क्लोज़ आ जाते हो, क्योंकि सिर्फ फिज़िकल प्रेज़ेंट होना ज़रूरी नहीं है। इमोशनली आप प्रेजेंट हो, यानी मैं हमेशा ये कहता हूँ, फिजिकल प्रेजेंट होना तो बहुत इजी है, आप घर में रह रहे हो। बट इमोशनली मैं अपने पेरेंट्स के, अपने फ्रेंड्स के, अपने कजन्स के अगर मैं इमोशन समझ रहा हूँ कि वो क्यों दुखी हैं, वो परेशान क्यों हैं, मे बी मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। हितेश भाई जी, जैसा आपने बताया कि आप पिछले 9 सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बात बताइए, आज बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, इंडिया में ही बहुत सारी हैं, तो ब्रह्मा कुमारीज में और अन्य आध्यात्मिक संस्थाओं में जो दूसरी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें क्या डिफरेंस है? मैंने काफ़ी जगह एक्सपीरियंस किया है, और मुझे ये मौका मिला कि काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब हम बाकी टेक्निक्स की बात करते हैं, मान लीजिए माइंडफुलनेस की बात करते हैं, लेट्स से अगर आपको अभी स्ट्रेस है, तो आप उस स्ट्रेस को कैसे डील करोगे?
है ना। आप अपने आप से बात करोगे, अपना ध्यान प्रेजेंट में लाओगे या अच्छी चीजों पर फोकस करोगे, अपना ध्यान भटकाओगे। लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है, यहाँ आपकी हीलिंग हो रही है। बट सिंपल जो यहाँ पर सिखाया जाता है कि मेडिटेशन इज अबाउट डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद गॉड। भगवान से संबंध बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं बनाते हैं तो देयर इज अ ड्राइनेस। तो बाकी जगह जो सिखाया जाता है, दोनों चीजें सिखाई जाती हैं, पर वो जो रिलेशन डेवलप करना कैसे है, हमारे यहाँ पर रोज सिखाया जाता है कि गुड मॉर्निंग कहकर उठना है, गुड नाइट कहकर सोना है, प्यार से बात करनी है, कॉन्शियसनेस को ऐसे लाना है कि भगवान हमारे साथ हैं, वो हम उनकी शक्तियां हमारे साथ। हम मानते तो हैं, कहते तो हैं कि चलाने वाला भगवान है, लेकिन जब कोई हमसे छीन लेता है कोई चीज, तब हम नहीं मानते, तब हमें गुस्सा ही आता है। क्योंकि अगर देने वाला भगवान है तो फिर चली गई तो फिर बुरा नहीं होना चाहिए। तो वो रोज की प्रैक्टिस है, वो हम रोज प्रैक्टिस करते हैं कि परमात्मा मेरे साथ है। और ये एसेंस है राजयोगा का कि रिलेशंस डेवलप करना परमात्मा के साथ, है ना। तो ये मेजर डिफरेंस है बीके में और अदर ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में। अच्छा भाई जी, जैसे अभी हमने बात की कि ब्रह्मा कुमारीज यूथ विंग के आप मेंबर हैं। अगर आप देखें तो आज की डेट में जो हमारा जो यूथ है उसके ऊपर मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, और जो हम अपनी भारतीय सनातन परंपरा जिसे कहते हैं उसे भूलते जा रहे हैं। तो आप एज अ बीके यूथ मेंबर क्या ऐसा कर रहे हैं कि वापस से हम कुछ स्पिरिचुअलिटी को अपने यूथ के साथ कुछ कर सकें? ऐसा कुछ हो रहा है ब्रह्मा कुमारीज में? डेफिनेटली हो रहा है, और मुझे लगता है मैं उसी का ही प्रोडक्ट हूँ। क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की तो मैं भी इन्फ्लुएंस था, मेरे ऊपर भी वेस्टर्नाइजेशन का था, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों से मिलने को होता था और हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि आप इन्फ्लुएंस हो ही जाते हो। तो ब्रह्मा कुमारीज यही करता है कि बहुत से कैंपेन्स हम लोग चलाते हैं, अभी बहुत सुंदर कैंपेन्स अलग अलग तरीके से हम चलाते हैं, पूरे ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे कैंपेन करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि मेडिटेशन से आपके अंदर एडिक्शंस कैसे छूट सकती हैं, आपके अंदर कोई गलत हैबिट्स हैं वो कैसे हट सकती हैं। पूरा उसका साइंटिफिक बेस एविडेंस लेकर प्रॉपर तरीके से समझाना, प्रॉपर तरीके से गाइड करना, काउंसलिंग करना, वो सब चीज़ की जाती है। नेगेटिविटी किसी भी तरह की, चाहे वो एडिक्शन हो, लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा आउटवर्डली कुछ भी अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप ही छूट जाता है, किसी को कहना भी नहीं पड़ता है। अपने आप सब सारी गलत आदतें छूट जाती है, क्योंकि माइंड पावर डेवलप हो जाती है, माइंड पावर इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, हमने हमेशा से बचपन से ऐसे सुना कि जो आध्यात्म है या स्पिरिचुअलिटी है या जो भक्ति है, कुछ भी कह लो, इसको एक पर्टिकुलर एज के साथ जोड़ दिया गया कि अभी ये तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब चीजों में जाने की, इसका एक उम्र आएगी तब तुम भगवान को याद करो, अभी तुम सांसारिक जो और बातें हैं उनमें रहो। आपको क्या लगता है, स्पिरिचुअलिटी को किसी एज के साथ बांधना क्या सही रहता है? जो मुझसे पूछता है ऐसा क्वेश्चन, तो मैं उन्हें वापस क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या राइट एज है खुश रहने की, सही डिसीजंस लेने की आफ्टर 60? नहीं। क्या सही एज है सही आराम से सोने की? आजकल ज्यादातर लोगों के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, रात को नींद नहीं आती है, माइंड इतना एक्टिव रहता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है। तो वो क्या राइट एज है वो ठीक करने की? 60 के बाद उसे ठीक करना है या अभी ठीक करना है? जब परेशानी अभी है तो अभी ठीक करना है। और लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस कब लेने हैं? जब हम 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं। शादी, करियर, ये सबसे बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं। उसी में इतनी कंफ्यूजन, इतनी अनक्लैरिटी होती है और इतना इन्फ्लुएंस होकर हम करते हैं कि सही डिसीजंस वो नहीं होते। और आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि इतनी जल्दी डाइवोर्स, कितने ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो सही एज तो जितना जल्दी हो सके एक बच्चा भी कर सकता है। बेस्ट चीजेस का कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, करना ही चाहिए। खुश रहना, शांत रहना, ये हमारी, जैसे रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, हमारी राइट्स है। ऐसे खुश रहना भी हमारी जरूरत है, नीड नहीं है, लग्जरी नहीं। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं 10-10 साल के, 15-15 साल के, जो ऑलरेडी मेडिटेशन को बहुत अच्छे से करते हैं और वो बहुत खुश हैं और वो बाकी बच्चों से थोड़े अलग हैं।
वो मोबाइल कम यूज करते हैं, इरिटेट कम होते हैं, दुखी कम होते हैं, रोते कम है, हर्ट कम होते हैं। कोई एज लिमिट के साथ हमें स्पिरिचुअल नॉलेज को नहीं बांधना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली द सोल हैज नो एज। बॉडी की तो एज होती है, सोल की एज नहीं होती है, वो पुरानी ही होती है। राइट राइट। अच्छा, हम जो इस बात को और अगर थोड़ा और कंसेप्ट को क्लियर करें, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आध्यात्म से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, तो डर लगा रहता है मेरा बेटा साधु बन जाएगा, घर छोड़ के भाग जाएगा, हमको छोड़ के चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब घर छोड़ देना, ये सब कुछ छोड़कर हिमालय पे चला जाना होता है, या सबके बीच रहते हुए भी आप स्पिरिचुअल रह सकते हैं? सबके बीच रहते हुए ही स्पिरिचुअल होना, यही हमारी स्पिरिचुअलिटी की निशानी है। अदरवाइज वो तो बहुत इजी है कहीं चले जाना। इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या सोच कर हर काम कर रहे हो। एक बिलियनियर भी एक स्पिरिचुअल इंसान हो सकता है अगर उसकी कॉन्शियसनेस सही है। हाँ। इसलिए जहां पर भी है वो सब करते हुए, पढ़ाई करते हुए, जॉब करते हुए, बस इस कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। वो जो रिलेशंस, वो जो चीजें हम बाहर लोगों से ढूंढ रहे हैं, वो हमें भगवान से जुड़कर बाकी चीजें करनी है। दैट्स इट। बस यही करना है। बाकी जो कर्म कर रहे हैं वो करते रहना है, उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही रियल स्पिरिचुअलिटी है। संसार में रहते हुए आध्यात्म से जुड़ना ही असली आध्यात्म यस। स्पिरिचुअलिटी है, राइट? आप लॉ ऑफ कर्मा पर कितना बिलीव करते हैं? क्या ब्रह्मा कुमारीज में जो ये है, इस फिलॉसफी पर बिलीव है कि कर्मा फिलॉसफी काम करती है, ऐसा कुछ बिलीव है ब्रह्मा कुमारीज में? यस, डेफिनेटली। लॉ ऑफ कर्मा तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, और हम बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एम भी मेडिटेशन का यही है कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आप कर्म सही नहीं कर रहे तो फिर मेडिटेशन सही नहीं हो रहा है, पहली बात। तो जितना मेडिटेशन करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि आपके कर्म कैसे हो रहे हैं। लॉ ऑफ कर्मा सिंपल है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, कि मेन है कि किस कॉन्शियसनेस में आप काम कर रहे हैं। जब हम इन कॉन्शियसनेस में रहकर करते हैं, परमात्मा से जुड़कर करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मुझे काम इसलिए करना है, तो वो जो भी कर्म करेंगे वो एक राइट एक्शन हो जाता है। ऐसा एक्शन हो जाता है जिससे दुआएं मिलेंगी। तो बहुत ज्यादा हम पर्टिकुलर होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि मेरे किसी भी कर्म की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। वो कार्मिक अकाउंट बन गया, अब वो रिटर्न आएगा। वो रिटर्न कैसे आता है? फिजिकल इलनेस हो जाती है, शारीरिक बीमारी, कोई आपका काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, है ना। जैसे वो एक एग्जाम्पल है कि एक इंसान था, उनका एक्सीडेंट हुआ और उसको हेल्प मिल गई, समय पर एम्बुलेंस भी आ गई, समय पर डॉक्टर भी मिल गए और बच भी गया। वहीं एक इंसान था, उसको उठाने वाला कोई नहीं मिला, एम्बुलेंस भी लेट आई, वहां गए तो डॉक्टर भी लेट आए। तो ये क्या है? ये है कि मैंने क्या कर्मा किए हैं, उसके बेसिस पर मुझे रिजल्ट मिल रहा है। और हम सब ने ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। जब हम अपना राइट कर्मा शुरू कर देते हैं, हमारे सभी काम बहुत अच्छे से होने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कर्मों का हिसाब किताब चुकतू भी होगा ही, वो सेटल होंगे ही होंगे। हम कुछ भी कर ले तो वो वापस आता है। पर जितना हम सही कर्मा करना शुरू कर देते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज होने लग जाता है, वो सेटल होने लग जाता है। अच्छा भाई जी, जैसे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर, तो एक बात और क्लियर कीजिए, क्या हमारी पास्ट लाइफ हमारी प्रेजेंट लाइफ को इम्पैक्ट करती है, किसी तरीके से प्रभावित करती है? डेफिनेटली। जो हम प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं, वो हमारे पास्ट का रिजल्ट है, और जो आज करेंगे वो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। तो नोइंगली अननोइंगली जो भी पास्ट में हमसे गलतियां हुई हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज हम भोग रहे हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं। कहते हैं आत्मा के 5 संस्कार होते हैं, जिसमें से पहला संस्कार होता है पिछले जन्मों का। हम कहाँ पैदा हुए, कैसी हाइट है मेरी, कैसी मेरी बुद्धि है, किस घर में पैदा हुआ, वो सब हमारे पास्ट पिछले जन्मों के हिसाब किताब के ऊपर से आया है। आज भी मैं लाइफ में कहाँ हूँ, वो मेरे पास्ट का, जो मैंने कुछ अच्छा किया होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा मिला, कुछ गलत किया होगा तो उसकी वजह से कुछ कुछ फेलियर्स फील करने हो रहे होंगे। तो इससे एक ही लर्निंग है कि अब थोड़ा अवेयर हो जाए, अब थोड़ा अटेंशन रखें, सावधानी रखें कि अब मुझे गलत कर्म नहीं करना है। पहले ज्यादा दुआएं कमाने पर फोकस करें, पैसा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप
यूनिवर्स में और बाकी लोगों के साथ जो अकाउंट है उसमें आप पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो। जितना हम दूसरों को देना शुरू करते हैं सेल्फलेसली, उतना ही हमें भी लोग ऐसे मिलते हैं जो आगे बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए, कहते हैं योगी के सहयोगी सभी बन जाते हैं। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि जो मैंने लाइफ में सोचा भी नहीं था, ड्रीम भी नहीं किया था, उससे भी ज्यादा मुझे मिला है जब मैं अवेयर हो गया लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। और कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, है ना, और ज्यादातर 99% लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, क्योंकि ये उसमें एक बड़ी गहरी बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले लॉ ऑफ कर्मा आता है। तो हमें समझ आता है कि ओके, मुझे वो मैनिफेस्ट करना है कि मेरे पास ऐसा हो, वैसा हो, ये हो, रिजल्ट ऐसा हो, लेकिन अगर वो नहीं भी हो तो भी मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा कि ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब था, माई लॉ ऑफ कर्मा ऐसे थे। अगर आप अनग्रेटफुल हो, आप दुखी हो, परेशान हो, इरिटेटेड हो, तो भगवान यूनिवर्स आपको चीजें देगा नहीं। वो कहेगा आपसे ये तो चीज संभल नहीं रही, मैं और कैसे दे सकता हूँ आपको। राइट। इसलिए लॉ ऑफ कर्मा को समझते हुए एक्सेप्ट करें, जहां है पहले उस चीज को स्वीकार करें, तब देखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। भाई जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ कर्मा जो ये फिलॉसफी है, एक चीज और मेरे को आपसे क्लियर करनी है। जैसे आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था योग पे, मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो क्या मेडिटेशन के थ्रू हम कुछ भी देख सकते हैं? क्या मेडिटेशन में इतनी पावर होती है कि हम अपने पास्ट लाइफ को भी देख सकें, पास्ट कर्मों को भी देख सकें? ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? एकाग्रता अगर हम सीख जाए, अटेंशन अपनी डाइवर्ट करना सीख जाए, कहाँ पर मुझे ध्यान देना है, तो कुछ भी पॉसिबल है। कुछ लोग करते हैं, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपने सुना होगा, पॉसिबल है। और वो मेडिटेशन से आपको क्लियर क्लियर दिखने भी लग जाता है, अगर आप उस पर ज्यादा एनर्जी दोगे तो। मतलब मान लीजिए आप रोज सुबह यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा मेरे साथ पिछले जन्म में, क्या मैंने गलत किया होगा, तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे आपको दिखने लग जाएगा। मेडिटेशन में पावर डेफिनेटली है, एकाग्रता आप कहाँ लेकर जाते हो, उस एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करना है। कुछ लोग सक्सेसफुल होने के लिए उस एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, कुछ लोग हेल्थ के लिए। मुझे ये लगता है कि मेंटल हेल्थ हमारी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर मन शांत है, खुश है, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। अच्छा भाई जी, आपके परमात्मा के साथ कोई ऐसे चमत्कारी, कहीं बहुत डिफरेंट, एकदम अलग सा कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई अनुभव है जो आप शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत से अनुभव हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार जब परमात्मा का प्यार महसूस किया, वो बहुत ज्यादा डिवाइन था। वो ऐसे लगा कि बिल्कुल मेरे साथ हैं और मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं उन दिनों ऑफिस से 20 दिन छुट्टी लेकर आया था और ऐसे लोगों के बीच में ऑफिस का काम कर रहा हूँ। मेरे लिए कोई मुझे कहता कि अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो मैं शायद मानता नहीं। जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया तो वो जो सारे लॉजिक थे, वो जो सारी टेक्निकलिटीज थी, इंजीनियरिंग थी, साइंस थी, वो सब साइड में रह गई। और ये एक्सपीरियंस हुआ कि दिस इज द अल्टीमेट एक्सपीरियंस। जब आपने पहली बार पहली परमात्मा को बार एकदम अपने आमने सामने या अपने यस अंदर महसूस यस किया वो वैसा। प्यार उनका महसूस किया, बिना शर्त का, अनकंडीशनल। बारिश के बाद सब धुल जाता है, ऐसे ही मेरे अंदर से वो सारा कुछ धुल सा गया था। वो एक्सपीरियंस, उसके बाद कोई कुछ भी कहे, मुझे क्लियर था कि मुझे यही करना है, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस और लेना है। मैं सारी लाइफ की एनर्जी वहीं लगा दी। हितेश भाई जी, आज आपसे बात करके इतनी सारी छोटी जो आपके ये जो अनुभव थे और इतनी सारी ज्ञान की बातें, एज अ यूथ आपने बहुत सारी चीजों के कंसेप्ट्स को आज क्लियर किया। और हमारे मन में जो कुछ प्रश्न थे उसका बहुत, अपने कहते हैं कि बहुत क्लियरिटी के साथ आंसर किया। मैं सेटिस्फाई हो गई, मेरा आज का टाइम पूरा सफल हो गया। थैंक यू सो मच अपना ये वैल्यूएबल टाइम और इतना ज्ञान हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच।